हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 492। और जिन लोगों ने एपिसोड 491 नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक देती है, उसकी जाके देख सकते हो। और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक वीडियो इसमें आएगी और एक वीडियो उसमें आएगी। क्योंकि इसमें एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो समझो ये गया, फिर मैं इस चैनल पर वीडियोज़ नहीं डाल पाऊंगा। तो आई होप तुम लोग समझोगे। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जू फैन होता है वो गोयहू से कहता है, इग्नोरेंट मैन एल्डर युआन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइस और थॉटफुल है। मैं भी उनके पास बहुत बार गया हूँ उनसे बात करने के लिए, जिससे कि मैं वर्ल्ड की मीनिंग को जान सकूं। और तुम उन्हें हल्के में ले रहे हो और तुम्हें चीज़ों को अप्रिसिएट करना सीखना चाहिए। मैं तुम्हें इतना काइंड होकर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे साइड हो। तुमने लेबर ऑफिस के लिए बहुत कुछ किया है। और फिर जो क्विलेंग होता है वो गोयहू से कहता है, सीनियर ब्रदर गोयहू, वो ओल्ड मैन सही में थोड़ा अच्छा है और तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। और फिर गोयहू क्विलेंग से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो इतना अच्छा है, कि तुम लोग ये सब कुछ जो बोल रहे हो उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। और फिर क्विलेंग उसको बताता है, हालांकि स्टीवर्ट जू फैन इसे समझ सकते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों उनसे बहुत दूर हैं। और फिर गोयहू कहता है, सर ने मुझसे कहा था कि जुओ फैन का दिल हाई प्लेस पर है। और जब क्विलेंग ने भी रिकमेंड कर दिया है एल्डर युआन को, फिर वो किसी न किसी काम के तो होंगे ही। शायद वो मेरी हाइट की प्रॉब्लम को ठीक कर सके। और फिर गोयहू कहता है, स्टीवर्ट जू एंड क्विलेंग और सभी लोग बाद को मिलते हैं और अब मैं जा रहा हूँ लेबर ऑफिस। और फिर वो यहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। और फिर उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, ये लड़का बहुत सिंपल है, एल्डर ली के जैसे। और मुझे पहले से पता था कि वह जासूस बनने के लिए नहीं बना है, फिर भी मैंने इतने समय तक उस पर नजर रखी। और फिर जू फैन दोबारा से कहता है, आहा, मुझे अभी भी मानव स्वभाव के चौथे चरण पर पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है, नहीं तो मुझे उसकी योग्यता एक नज़र में ही समझ आ जाती। और मुझे लगता है कि अभी मुझे और भी ज़्यादा अनुभव प्राप्त करना होगा। और फिर ये कहकर के जू फैन हंसने लगता है, हा हा हा। और फिर जो क्विलेंग लोग होते हैं वो कहते हैं, तुम विनर में मत बनो। और तुम क्या कह रहे हो, और भी ज़्यादा अनुभव, तो फिर तुम पक्का एक राक्षस बन जाओगे। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी हंसते हुए अपने भाइयों के साथ आ रहा होता है। और फिर वो जू फैन से कहता है, सबसे पहले तो आपने इलाइट एरिया को खराब किया और अब आप खुशी मना रहे हैं। और जू फैन, तुम एक टफ गाय हो, अकेले 2 एल्डर्स का सामना करना और फिर उनको मारना बहुत ही साहस की बात है। और अब तुम्हें इलाइट एरिया को ज्वाइन करना चाहिए। और इलाइट एरिया में आने के बाद तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए डबल ड्रैगन गैदरिंग। और तुम उन तीनों सेक्ट में से जो तुम्हारी फीट होगी वो लेजेंड बन जाएगी। और फिर जो जू फैन होता है वो उनसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे इलाइट नहीं बनना है। और फिर जो फिंडियन होता है जब ये सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इश्क तो जादू दर्द की दवा तो। अरे कंटिन्यू करते हैं, जू फैन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और क्या आप हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। और अभी जो आपने किया है उससे आपका स्टेटस सेक्ट में बन चुका है, अब आपको कोई कहेगा भी नहीं, मतलब अब आपको कोई भी नहीं रोकेगा सेक्ट के इलाइट एरिया में इंटर करने के लिए। और तब भी तुम मना कर रहे हो, और क्या जी वोइये तुम्हें इसके लिए नहीं लाया था। और फिर जू फैन हंसते हुए कहता है, जी वोइये ने सिर्फ मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए बुलाया था, ना कि एक इलाइट बनने के लिए। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, तो फिर तुम कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और जो इलाइट एरिया है सिर्फ उन्हीं डिसेबल्स के लिए बना है जो इलाइट एरिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, देखो यहाँ पर तो सिर्फ मेरी चलेगी, इसके अलावा किसी और की नहीं चलेगी। और तुम्हें अगर मुझे पार्टिसिपेट करवाना है तो फिर तुम्हें सेक्ट के रूल को चेंज करना होगा। और इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में वही जाएंगे जो कि इलाइट लेबर ऑफिस से होंगे, एक भी डिसेबल इलाइट एरिया से नहीं जाएगा। ये सब कुछ जू फैन चिल्लाते हुए बोल रहा था, शाउट करते हुए बोल रहा था। और वहाँ पर जू फैन की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। और फिर जू फैन अपनी नाक खुजलाते हुए कहता है, सॉरी, नाक में उंगली डालते हुए कहता है, इसने सब कुछ कहा और किया था वो इलाइट एरिया था, और उस इलाइट एरिया ने ही हम पर ताना मारा था। और मैं कह रहा हूँ कि मैं कह कर लूंगा, मैं लेबर ऑफिस की ग्लोरी वापस ले लूंगा और मैं लेकर ही रहूंगा। और क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम सब इलाइट नहीं बन सकते हैं। और अगर ऐसा ही है तो ठीक है, डबल ड्रैगन गैदरिंग में शामिल होने के लिए आपको हमारे पास ही आना होगा और बस थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने होंगे। और हालांकि वो सब देखना मेरे ऊपर है कि आप एक लेबर बनने के लायक हैं भी या नहीं। और फिर जो फिंडियन होता है वो जू फैन से कहता है, आप आखिरकार ऐसा कैसे कह सकते हो, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और हमें उन दोनों के क्राइम की कीमत क्यों चुकानी होगी, और क्या वे दोनों पहले ही नहीं मर चुके हैं। फिर फिंडियन दोबारा से जू फैन को सलाह देते हुए कहता है, देखो जू फैन, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा है और हम लोग तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम्हारी साइड में हैं, पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पीछे कब हटना है। और फिर जू फैन फिंडियन से कहता है, बेटा तू अपने बाप को बताएगा कि क्या करना है, रुक अभी तेरी चड्डी खोलता हूं। फिर जू फैन चड्डी खोलने के बाद कहता है, मुझे यहाँ पर सख्त होना ही पड़ेगा क्योंकि ये
ये बातें मेरे डिसिपल से जुड़ी हुई हैं और अब तुम लोग जी वही से जाके बता देना। अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तभी मैं ज्वाइन करूंगा डबल ड्रैगन गैदरिंग को, और अगर वो मना करता है तो फिर मैं यहाँ पर लेबर बन के ही रहूंगा। और फिर जो फिंच के चेहरे थे वो सब उतर गए और जो क्विलैंग का ग्रुप था जूफेन की सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और इसीलिए जो वो चारों स्कीमिंग डीमंस हैं वो चारों जूफेन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनका जूफेन में इंटरेस्ट है, कि उन्हें जूफेन को फॉलो करने में उनका ही फायदा है। और जो वो तीनों फिंच थे वो तीनों जूफेन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और वो जूफेन की रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकते थे कि जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता था, और जूफेन को कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता था। जूफेन की टक्कर का इनके सेक्ट में कोई भी नहीं था। फिर तभी जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं जूफेन कांग्रेचुलेशंस, और अब तुम्हारा नाम पूरे इंटायर सेक्ट में गूंजेगा, और मैं शर्त लगाता हूँ कि कल बहुत सारे न्यू डिसिपल्स आएंगे ज्वाइन होने के लिए, और कोई भी इनर सेक्ट का एल्डर कोई भी पीप नहीं करेगा। तभी जो वेनरेबल की होते हैं वो कहते हैं मैं शर्त लगाता हूँ कि नाइन सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एक साथ 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार पाए एज अ डिसिपल, और तुम उन सभी लोगों में से टॉप पर हो, और सभी डिसिपल्स अब से आपकी पूजा करेंगे, आप उनके रोल मॉडल बनेंगे, और वो सभी आपके करीब आना चाहेंगे। और ये सब सुनकर जो और भी ओल्डीज थे लेबर ऑफिस के वो सब स्माइल कर रहे थे, और अब जो जूफेन होता है उन फिंच की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं एलाइट एरिया में इंटर नहीं करूंगा। आप लोग मेरी कंडीशंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लोग ऐसा करना चाहेंगे? फिर जूफेन इतना कहने के बाद मुस्कुराता है और अपने एड़ी के बल मतलब अपने पैर के बल घूम जाता है, वहां से जाने लगता है, और कुछ कदम चलने के बाद जूफेन एक एविल स्माइल के साथ फिर से वापस आता है और उनसे कहता है वैसे तुम लोगों के डिसिपल्स बहुत ज्यादा दर्द में होंगे, और क्या आपको पता है आपको वहाँ पर जल्दी से वापस जाना चाहिए? वो सभी लोग कहते हैं क्या? और इस समय उन लोगों की हालत ऐसी थी जैसे कि उनको एक बिजली का झटका लग गया हो, और जो वो सभी लोग थे वो सब भूल ही गए थे कि जूफेन ने इलाइट एरिया को नुकसान पहुंचाया है, वहाँ पर तबाही मचाई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जूफेन ने वहाँ पर किसी को आसानी से जाने दिया हो, किसी के ऊपर भी नर्म नहीं हुआ होगा। और वहाँ पर वेनरेबल की और वेनरेबल बाई के ग्रैंड चिल्ड्रंस भी थे, और सभी लोग वहाँ पर एंग्सियस थे। वो लोग जूफेन से कहते हैं या स्टीवर्ट जो आपने उन पर बहुत ज्यादा सख्ती बरती, और सभी लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा नर्वस थे, और जो उनके डिसिपल्स थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल थे इस सेक्ट के, डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने वाले थे। फिर जूफेन हंसते हुए कहता है हा अब तुम लोग मेरी बात सुनो, देखो जो भी मुझसे पंगा लेता है मैं उसको नंगा कर देता हूँ, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं सबको जाने दूं, किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैंने कितने सारे एनिमीज बना लिए, और ये ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, अब वो लोग मुझ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर ये सब सुनकर जो वेनरेबल बाई और वेनरेबल की होते हैं आसमान में उड़ान भर लेते हैं। फिर वो लोग कुछ समय बाद इलाइट एरिया में पहुंच जाते हैं, और भी जो वेनरेबल्स और एल्डर्स होते हैं वो लोग भी उनका पीछा करते करते इलाइट एरिया में उन डिसिपल्स के पास पहुंच जाते हैं। और जो दूसरी तरफ जो वो फिंड्स होते हैं वो लोग बहुत तेजी से सांस ले रहे होते हैं, और जब जूफेन उन्हें बताता है कि वे लोग बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं तब वो लोग राहत की सांस लेते हैं। और जो फिंडियन की आई थी वो जूफेन पर थी, और फिंडियन जूफेन से कहता है हम लोग तुम्हारे कंडीशन को कंसीडर करते हैं, और जो सेक्ट के रूल होते हैं ये बहुत सालों के लिए बने होते हैं, और ये एक रात में चेंज नहीं हो सकते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जितने भी बड़े डिस्प्ले पुल कर दो, और जो रूल्स होते हैं वो ऐसे ही बेंड नहीं होते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है जो लोग होते हैं वो रूल्स को बनाते हैं, और जो वो रूल्स होते हैं वो चेंज भी हो जाते हैं जैसे जैसे पीपल्स चाहते हैं। और फिर जूफेन उनको एक बॉक्स देता है, और फिंडियन से कहता है ये बॉक्स जी वोये को दे देना जाके, उनसे ये कहना जाके ये एक फेवर है फेवर के लिए, और अगर जो मेरी कंडीशंस हैं वो उनको फुलफिल नहीं करता है तो फिर तुम लोग इसको वापस ले आना। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या ये लेन ब्रीबरी है पता नहीं। और फिर जूफेन होता है वो कहता है क्या ये बुरा है, और फिर कहता है अगर ये तुमको पसंद में नहीं आया और अगर जी वोये को भी पसंद में नहीं आता है फिर तुम लोग उन डिमोनिक ट्रेजर्स के साथ इससे वापस ले आना जो मैंने तुम लोगों को दिया था, और इलाइट लेबर ऑफिस को इलाइट एरिया का दुश्मन मानना। और फिर जो वो फिंड्स लोग होते हैं वो कहते हैं एक सेकंड रुको, ये मैटर वैसा नहीं है, तुमने हमारे डिसिपल्स को हराया है, तुमने माफी भी मांग ली है, और ये सब कुछ अब यहीं खत्म होता है। फिर जो वो तीनों फिंड्स होते हैं वो लोग दोबारा से सोचने लगते हैं रिंग्स को देखते हुए, और उन डिमोनिक ट्रेजर्स के बारे में सोचते हुए, और उस न्यू बॉक्स को भी देखते हुए वो लोग दोबारा से सोच रहे होते हैं। और फिर जो वो तीनों फिंड्स होते हैं वो लोग उस ट्रेजर को लेते हैं और कहते हैं चलो अब जो जी वो ये होंगे ही इन सब चीजों को डिसाइड करेंगे। और फिर जो जूफेन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है चाहे जितना बहाने चाहो बना लो, ये अभी भी सेल्फिश है, और आपको बस एक कदम उठाने की जरूरत है, और आप इनर सेक्ट के नक्शे कदम पर गिरेंगे, और मैंने अपना सौदा रख दिया है, और अगर आप लोग जी वो ये के गिफ्ट को चोरी करना चाहेंगे तो वो सेक्ट लीडर ही डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ क्या करेंगे। और फिर जो वो तीनों लोग होते हैं कहते हैं आखिरकार तुमको ये कैसे पता, क्या तुम एक माइंड रीडर हो? और फिर जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं माइंड रीडर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मैंने तुम्हारी आंखों को देख के पता लगा लिया। और
और फिर जो जूफेन होता है उनसे कहता है ग्रीडी माइंड होने का कोई भी गेन नहीं है और एक गलत कदम मौत बन सकती है। फिर जूफेन ऐसे ही हंसते हुए चला जाता है और उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वापस से अपनी ओर देख रहे थे। और फिर उनमें से एक कहता है हम जीवुये को ये गिफ्ट देकर हम अपने इलाइट एरिया को ग्रेव नहीं बना सकते। और अब वो लोग कंफ्यूज थे कि अब वो लोग क्या करें। और जो जीवुये थे वो 1 मील दूर से सब कुछ देख रहे थे और शायद यहाँ पर जीवुये कहते हैं, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। इस बच्चे ने अभी अभी रेडियंट स्टेज में प्रवेश किया है और इसकी सोल अभी से ही बन चुकी है और इसकी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और मैंने उसे टियान्यू में 1 दशक पहले देखा था और वो एक कैरेक्टर और स्ट्रेंथ में एक नया आदमी बन चुका है, मतलब वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। और इस चीज से ही जो हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी राइज करेगा और ये सही में एक ट्रू जेम है। और जी वो ये ऐसे ही उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, पर उसने जब उन तीनों हेल्थ के फिंड्स को देखा तो जी वो ये उनको देखकर गुस्सा हो गया और कहता है जो ये तीनों मूर्ख हैं, वो जूफेन का सम्मानजनक उपहार जो कि मुझे देना चाहता था ये तीनों अपने पास रखना चाहते थे। और जी वो ये देखने के लिए आए थे कि क्या ये लड़का ऐसा कर सकता है इन बड़ों को संभालने के लिए। और जी वो ये सोचता है कहीं ये सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। और फिर जूफेन कहता है इन तीनों के लिए ये अच्छा होगा कि ये तीनों मेरे लिए ये गिफ्ट लाएंगे, नहीं तो। और जी वो ये वहाँ से जाने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। भाई मेरे को लगा कि कुछ अच्छा लिखा होगा पर उसमें लिखा था आंखें सिकोड़ ली। अच्छा सुनो, मैं तुमको इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो तीनों एल्डर्स ऐसा ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, मतलब जी वो ये उनके साथ कुछ बुरा कर सकता है। फिर हमें उन एल्डर्स का दिखाया जाता है, वही वेनरेबल बाय वेनरेबल की लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने डिसिपल्स और अपने अपने ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स के पास पहुंच चुके होते हैं। वो लोग शुक्र मना रहे थे कि जो उनके डिसिपल से वो मरे नहीं, बस उन्हें चोट ही आई है। और जो बाई लियान और चेंगलॉन होते हैं वो लोग अपने अपने ग्रैंडपा को कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं। और जो एल्डर्स लोग होते हैं वो कहते हैं जो वो लड़का है वो बहुत ज्यादा ट्रूथफुल है, उसने सिर्फ चीफ हैंग और यू जुआन को ही मारा है। और फिर तभी जो वेनरेबल की होते हैं वो वेनरेबल बाई से कहते हैं हमें इन दोनों को उसके पास लेकर जाना चाहिए और उसे अपने सहयोगियों को जानना होगा। और अब उसके ग्लोरियस रिप्यूटेशन से अगर वो इन चिल्ड्रंस का दोस्त बन जाता है तो इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये सुनकर वेनरेबल बाई भी मान जाते हैं। और फिर जो बाई लियान होती है वो कहती है क्या ग्रैंडपा आप उसकी बात कर रहे हो, उस जंगली जानवर की। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है वेनरेबल सर्स, उसने इलाइट एरिया को तबाह किया है और उसने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है और आपको उसको जाने नहीं देना चाहिए और आपको उससे सजा दिलानी चाहिए। और फिर लूजी गुस्से से कहता है यहाँ पर 2 इलाइट मारे जा चुके हैं और तीनों वेनरेबल्स इसके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं और जो वेनरेबल सी होंगे वो इसका यूज करेंगे और उसके आगे जरूर फाइट करेंगे। और वेनरेबल सर आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि आप लोग रॉन्ग चॉइस ना चुने। और फिर जो वेनरेबल वाई होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं ये क्या ही बेवकूफ डिसिपल है, तू क्या सोचता है कि रूल्स स्ट्रॉन्ग लोगों को ऊपर उठाने के लिए है और इनफ वर्थ और स्ट्रेंथ के साथ सेक्ट खुद तुम्हारा रास्ता बनाएगा। जहाँ तक उन 3 वेनरेबल्स की बात है तो वो इस समय जूफेन के डिमोनिक ट्रेजर्स के साथ मुस्कुरा रहे होंगे। जहाँ तक वेनरेबल सी की बात है उनके दोनों सहायकों को मतलब कि 2nd एल्डर और 7th एल्डर, लड़के ने 2nd एल्डर और 7th एल्डर को चुनौती दी और उन दोनों को ही मार डाला और अब रिवेंज लेने का भी कोई चांस नहीं है। और जो इनर सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल हैं वो सबके सब डर चुके हैं और अब उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा। और अब कौन ही उसके सामने खड़ा होगा और अब उस लड़के को कौन ही परेशान करेगा। और जब बाई लियान, लूजी और कुई चेंगलॉन ये सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि जूफेन ऐसा भी कर सकता है। और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आखिरकार वो 2 एल्डर्स को कैसे मार सकता है। और जो वो 2 एल्डर्स थे वो इथेरियल स्टेज के 2nd और 3rd लेयर में थे और वो लोग उस लड़के के हाथों बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और हमने भी उसकी पावर देखी बट वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो 2 एल्डर्स को मार सके। और फिर जो वेनरेबल बाई होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं और वो कहते हैं यहाँ पर जितने भी डिसिपल्स हैं वो सभी सेम हैं पर फिर भी वो बाकी सभी से ऊपर है। उस लड़के ने अपनी इच्छा अनुसार रूल्स को बदल दिया और अब तुम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और वो लड़का यहाँ पर सभी लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम लोग ये जानते हो कि क्या अच्छा है तो आप लोग शांति से बैठ जाओ। और वो तीनों लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे
थे और वो तीनों समझो कि स्पीचलेस हो चुके थे। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, कोई कह रहा होता है वेनरेबल सी बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और फिर तभी हमें वेनरेबल सी की तरफ दिखाया जाता है। और जो वेनरेबल सी थे वो आराम से पवेलियन में बैठे थे, अपना वहाँ पर बैठकर आराम से शराब का आनंद ले रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जो योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये सब कुछ जब तक चिल्लाने से उसका मूड खराब नहीं हो गया। और जो ग्रेट एल्डर थे वो घबरा कर भागे। और फिर जो वेनरेबल सी थे वो ग्रेट एल्डर को अपमानित करते हुए कहते हैं, ग्रेट एल्डर आप अपनी उम्र से बहुत कुछ कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी सी बात आपको परेशान कर देती है। और फिर हैरान होकर ग्रेट एल्डर पूछते हैं, वेनरेबल सी क्या आप जानते हैं जो वो दोनों एल्डर्स थे आपको उनके पास जाना चाहिए, आपकी साइड थे, आपको उनके पास जाना चाहिए। और फिर वेनरेबल सी कहते हैं, ग्रेट एल्डर आप भी अभी तक नहीं समझे। और फिर वेनरेबल सी कहता है, इसके बारे में सोचो, जो सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर थे वो दोनों लेबर ऑफिस में गड़बड़ी करने गए थे और मुझे यकीन है वो जगह उथल पुथल में होगी। तो फिर जो वेनरेबल सी होते हैं ऐसे ही उन दोनों एल्डर्स की तारीफ कर रहे होते हैं। वो दोनों जूफेन को मार देंगे और उससे माफी मंगवाएंगे और उस अपोलॉजी बैंकेट को पूरा तहस नहस कर देंगे। और आपको ग्रेट एल्डर इन छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे फायदे के लिए ही हो रहा है और इससे कोई भी हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। और ये बहुत छोटी सी बात है, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो सेक्ट में हुआ ही करती हैं। और फिर ऐसे वेनरेबल सी और भी बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो वेनरेबल सी से कहते हैं, ओ अच्छा आपका ये मतलब था और आप ये सब कुछ गलत समझ रहे हैं, जो ये मैटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं, क्या कुछ गलत हुआ है? और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं, ऐसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया है और आपके ऑर्डर के हिसाब से वो लोग वैसा सीन नहीं खड़ा कर पाए और जो वो दोनों एल्डर से वो मर चुके हैं। और तभी जो वेनरेबल सी के हाथ में वाइन का ग्लास होता है वो नीचे गिर जाता है और पीसेस में टूट जाता है। और वेनरेबल सी बहुत ज्यादा हैरानी से वो बस ग्रेट एल्डर की आंखों में देख रहे थे, मानो जैसा कि वो चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर ग्रेट एल्डर होते हैं दोबारा से कहते हैं, दोबारा से कहता हूँ, वो दोनों एल्डर अब नहीं रहे, वो दोनों मारे जा चुके हैं उस अपोलॉजी बैंकेट में। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं, आखिरकार किसने ऐसा किया, कर ये कौन करने की सोच सकता है? और फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, तो ये सब कुछ किया है बस वो एक डिसिपल है, उस लड़के ने सेक्ट के रूल्स का यूज किया और उन एल्डर्स को चैलेंज किया और उन्हें मार डाला, इसीलिए हम लोग उसे छू भी नहीं सकते। जो वेनरेबल सी थे इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो गुस्से में कहते हैं, एक डिसिपल, आखिरकार वो कौन सा डिसिपल है, वो कौन है? आखिरकार किसने इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को किल किया और हमारे सेक्ट में ये डिसिपल कब आया? फिर जो ग्रेट एल्डर होते हैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कहते हैं, ये सब कुछ जूफेन ने किया है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जब वो जूफेन का नाम सुनते हैं वेनरेबल सी अपने सीट से गिर जाते हैं। वेनरेबल सी कहते हैं, ये एक ब्लडी फेस्ट था, ये पहले से ही नियोजित किया गया था और ये एक जाल था और वो माफी मांगना नहीं चाहता था, वो सब एक उसका जाल था, ये उन दोनों को मारने के इरादे से ही सब कुछ तय किया गया था। जूफेन उनको स्टार्टिंग से ही शायद मारना चाहता था, ये सब कुछ जूफेन का एक प्लान था। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं, जूफेन था सबसे पहले वो इलाइट एरिया पर गया था, उसने सेम रूल का यूज करके उनसे फाइट लड़ी, वहाँ पर सी चेन और युजवान को मार डाला। फिर अपोलॉजी बैंकेट आया, फिर सभी लोगों के सामने ने उन दोनों एल्डर्स को चैलेंज किया और उनको सभी लोगों के सामने मार डाला। और जो वेनरेबल सी का फेस था वो बहुत ज्यादा गुस्से से सेक कर रहा था। और जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं, वो लड़का हमारे साथ खेल गया। और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं, ऐसा इस सेक्ट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, किसी एक डिसिपल ने किल किया हो दो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को। वो ये सब कुछ करके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर बन गया है हमारे सेक्ट में। और जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है वो बस आने ही वाली है। और जो वो लड़का है वो एक ग्रेट जीनियस है, वो लड़का हमारे सेक्ट को डबल ड्रैगन गैदरिंग में टॉप 3 में ला सकता है। और फिर जो वेनरेबल सी होता है वो कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है और इसमें कोई भी पॉइंट की बात नहीं है, क्योंकि जो वो लड़का है वो हमारी साइड नहीं है और हम लोग उसकी वजह से सफर कर सकते हैं। और फिर जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म करते हैं। और जो कल एपिसोड आएगा मैं 30 मिनट का बना दूंगा, बट अगर तुम्हें 5000 सब्सक्राइबर कराने 6 बजे तक, और अगर नहीं करा पाते हो तब भी कोई बात नहीं, तो 20 मिनट की वीडियो आ जाएगी। और आज मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि आज मैं 9:30 बजे सोकर उठा था सिर्फ, क्योंकि उधर कल रात को 1 बजे सोया था मैं। फिर जो ये वाली वीडियो है वो मैं शाम के 6 बजे से बना रहा हूँ अभी, तो अभी इतनी ही बन पाई है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।